हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। तो गाइस, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन, जो कि हर एक ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। तो आज हम इसके लेक्चर नंबर 3 को देखने वाले हैं। तो इसके पहले के लेक्चर में हमने जो था इसका जो एनर्जी के जो प्रकार थे वो हमने बता दिया था, और क्षमता गुणांक क्या होता है, कैपेसिटी फैक्टर क्या था, वो चीज़ बता दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम आपकी जो बुक में दो क्वेश्चन दे रखे हैं कि पवन ऊर्जा जनरेट की क्षमता और सौर ऊर्जा जनरेट की क्षमता किस प्रकार से फाइंड की जाती है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताने वाले हैं। तो देखिए, आपकी बुक में तो खैर एक बड़े रूप में लिखा गया क्वेश्चन, जबकि हमने यहाँ पे छोटे रूप में सॉल्व कर दिया है। बाकी आप बुक से देख लीजिएगा। देखिए, पवन ऊर्जा जनरेट की क्षमता यहाँ पे अगर आप हमको निकालना है, अगर उसकी जो रेटिंग है दे रखी है, जैसे कि 209.3 मेगावाट दे रखी है यहाँ पे रेटिंग। प्रोडक्शन जो करता है 6416 गीगा वाट हावर का प्रोडक्शन करता है, और एवरेज ईयरली प्रोडक्शन जो करता है, ये उत्पादन जो करता है एनर्जी का 875 गीगा हावर वाट पर ईयर। ये क्या करता है, एवरेज ईयरली प्रोडक्शन करता है। और ये जो इसका जो है प्रोडक्शन, ये इतना संभावित है। तो ये संभावित दिया गया है, और ये क्या है, रियल प्रोडक्शन है कि ये इतना एवरेज ईयरली पर ईयर में ये इतना क्या करता है, प्रोडक्शन करता है पवन ऊर्जा। तो क्या है कि इसको हमें सॉल्व करके बताना है कि इसकी जो क्षमता गुणांक कैपेसिटी फैक्टर है विंड पावर एनर्जी की क्या होगी। तो हमने यहाँ पे देखो सॉल्व कर रखा है। जैसा कि आपको पता है कि क्षमता गुणांक क्या होता है, कि वास्तविक ऊर्जा का उत्पादन क्या होता है दोस्तों, वास्तविक ऊर्जा का जो उत्पादन होता है पर ईयर, वास्तविक ऊर्जा का उत्पादन अगर हम बात कर लें, और संभव ऊर्जा का उत्पादन, यानी कि जो हमारी क्या कहते हैं, हमारा जो भी क्या कहते हैं प्लांट होगा, वो जो होगा वास्तविक ऊर्जा का कितना उत्पादन कर रहा है और संभव ऊर्जा का कितना उत्पादन कर रहा है। तो 1 मिनट। संभव, तो देखिए संभव ऊर्जा का कितना उत्पादन कर रहा है। अब ये चीज़ जो उत्पादन कर रहा है कितने ईयर में निकाला जाता है, हमने इससे पहले बताया था कि 1 वर्ष के लिए निकाला जाता है। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए ये चीज़ क्या करते हैं, हम निकालते हैं क्षमता गुणांक। किसी भी हमारा जो प्लांट होगा उसका जो हम क्षमता गुणांक निकालते हैं दोस्तों, 1 वर्ष की अवधि से अधिक के लिए निकालते हैं। तो जो 1 वर्ष में वास्तविक ऊर्जा का जो उत्पादन हुआ और जो संभव ऊर्जा का उत्पादन था, वही हमारा क्या कहलाएगा, क्षमता गुणांक कहलाएगा। तो देखिए, क्षमता गुणांक यहाँ पे जो वास्तविक ऊर्जा यानी कि जो हमारा पावर प्लांट है वो क्या कर रहा है, एवरेज ईयरली प्रोडक्शन 875 गीगा हावर वाट का कर रहा है। जबकि हम अगर इसको मेगा वाट में देखिए, क्योंकि हमारी जो रेटिंग दे रखी है यहाँ पे जो रेटिंग दे रखी है 209.3 मेगा वाट दे रखी है, 209.3 मेगा वाट दे रखी है हमारी रेटिंग। तो अब अगर देखिए गीगा वाट हावर को अगर मेगा में चेंज करेंगे तो 10 की घात 3 से क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करा देंगे। तो जो 875 गीगावाट आवर है, 875 गुणे 10 की घात 3 मेगावाट आवर में तब्दील हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे पर ईयर की हम बात कर रहे हैं। तो पर ईयर का मतलब एक साल में 365 दिन, 365 दिन, एक दिन में 24 घंटा होता है। तो 365 दिन और 24 घंटे को आपस में अगर गुणा करा दें तो 1 वर्ष में तब्दील हो जाएगा ये चीज़। और जो रेटिंग दे रखी है कितना है, 209.3। तो जो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी पावर प्लांट आता है, उसका जो ईयरली प्रोडक्शन है कि रियल प्रोडक्शन जो दे रखा होगा आप ऊपर लिखेंगे। अगर मान लीजिए गीगा में दे रखा है, अगर रेटिंग देखिए यहाँ पे जो इसकी यूनिट है मेगावाट है, इसकी है गीगा। तो गीगा को क्या करिए, मेगा में चेंज करिए। अगर यूनिट सेम दे रखी है, कुछ नहीं करना है, जो एवरेज ईयरली प्रोडक्शन दे रखा है उसको यहाँ पे रखिए, उसके मान को, और बटे में क्या करिए कि एक साल में 365 दिन होता है, 365 से गुणा कराइए, फिर 24 से गुणा कराइए क्योंकि 24 घंटा होता है। फिर इसके बाद जो रेटिंग दे रखी है उसका मान रख दीजिए। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वही हमारा क्या आएगा, क्षमता गुणांक आएगा। जैसे कि हमने इसको सॉल्व किया तो 0.477 यहाँ पे क्षमता गुणांक आया। और इसका अगर परसेंटेज निकालें तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे। तो 47.7%, यानी कि लगभग 48% की ये चीज़ क्षमता गुणांक, ये जो हमारा था पवन ऊर्जा जनरेट की क्षमता, जो पावर कैपेसिटी फैक्टर था हमारा, कितना आया, 0.477, यानी कि 48 के लगभग आया। तो ये जो था हमने कुछ इस प्रकार से किया था, हमने क्षमता गुणांक को निकाला। और देखिए इसकी क्या करते हैं हम, जो हमारा प्रोडक्शन होता है, जो संभावित प्रोडक्शन होता है,
संभावित ऊर्जा का उत्पादन से हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो इससे ये जो इसका कुछ यूज यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे केवल ये चीज़ दिया गया है कि ये जो हमारा हमारा जो पवन ऊर्जा, अगर मान लीजिए जो भी प्लांट होगा वो इतना ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है। क्योंकि देखिए अब ये चीज़ क्यों नहीं हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये तो जब रियल टाइम जो हमारा प्लांट बन रहा होगा वो उस टाइम का दे रखा है, जबकि जो हम यूज कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि जो एवरेज ईयरली प्रोडक्शन हो रहा है, ये चीज़ हो रहा है हमारा इतना जो ऊर्जा का उत्पादन ये हो रहा है, ये तो हमारा जो भी प्लांट बनता है वो उस टाइम दिया रहता है। ये जो हमारा रियल है, तो हम रियल का ही यूज करके क्षमता गुणांक निकालते हैं, ना कि इसका यूज करके। तो हमने कुछ इस प्रकार से ये निकाला। तो आशा करते हैं जो हमने पवन ऊर्जा जनरेट की क्षमता गुणांक निकाला आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने ये समझ लिया अच्छे से, तो ये समझना बहुत ही आसान है। सौर ऊर्जा जनरेटर क्षमता का जो कैपेसिटी फैक्टर है किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए सौर ऊर्जा जनरेटर की जो क्षमता होगी, यानी कि सौर ऊर्जा प्लांट भी लगा होगा, तो उसका जो रेटिंग दिया रहेगा 290 मेगावाट दिया है। तो रेटिंग 290 मेगावाट दे रखा है। अब जो ये जो एवरेज ईयरली प्रोडक्शन जो कर रहा है 740 गीगावाट आवर, देखिए हमने वो चीज़ प्रोडक्शन नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि उसकी ज़रूरत है नहीं, तो हमने लिखने की क्या ज़रूरत है यहाँ पे। तो हमने उसको इसलिए लिख दिया ताकि आप समझ जाएं कि क्वेश्चन में उसका कुछ यूज नहीं करना है, वो केवल दिया रहता है कि इतना, हाँ हम इतना संभावित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एवरेज ईयरली प्रोडक्शन है 740 गीगावाट आवर है। मतलब कहने का ये है कि जो पर ईयर ये जो ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है 740 गीगावाट आवर का उत्पादन कर रहा है जो भी जनरेटर हमारा होगा। और देखिए अगर हम इसका क्षमता गुणांक निकालें, तो हमने कुछ नहीं कहा कि जो एवरेज ईयर प्रोडक्शन जो दे रखा होगा वो आपको यहाँ पे रखना है। और इसकी अगर यूनिट सेम है रेटिंग की और इसकी, तो रहने देना है, कुछ नहीं करना है। जबकि देखिए यहाँ पे यूनिट नहीं सेम है, गीगा को जब हम मेगा में बदलते हैं तो 10 की घात 3 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो मेगावाट आवर में चेंज हो जाता है। फिर क्या करना है, 365 एक साल में कितने दिन होते हैं, क्योंकि देखिए हमने बताया कि क्षमता गुणांक हम क्या निकालते हैं, पर ईयर निकालते हैं। क्षमता गुणांक जो निकालते हैं पर ईयर निकालते हैं। तो एक साल में 365 दिन और 24 घंटे होते हैं, तो इनका आपस में गुणा कराया और जो रेटिंग दे थी उसको हमने यहाँ पे रख लिया। फिर जब इनको सॉल्व किया, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.291 आएगा। और इसी को अगर हम परसेंटेज में निकालें तो 29.1% आ जाएगा। तो हमारा सौर ऊर्जा प्लांट जो था, हमारा सौर ऊर्जा जनरेटर था, उसका क्षमता गुणांक आ गया और ये हमारा ये आ गया। तो अब आपको आशा करते हैं क्षमता गुणांक की जो परिभाषा थी इसके पहले के लेक्चर में बताया था वो आपको समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। बाकी अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्षमता गुणांक के लिए, तो यही ऐसे इसी प्रकार से आपको इसी प्रकार का जो है मेथड यूज करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए अगले टॉपिक की बात करें, तो हमारा जो अगला टॉपिक है ग्लोबल फ्यूल रिजर्व है। तो ग्लोबल फ्यूल रिजर्व का मतलब कि विश्व में जितना जो ईंधन का रिजर्व हुआ है क्या क्या है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे पढ़ना है। आपकी बुक में कुछ थ्योरिकल रूप में दे रखा है, जबकि हमने यहाँ पे थ्योरिकल रूप में नहीं लिख रखा है, हमने आपको यहाँ पे समझाना है। तो देखिए कि 2003 के अंत तक जो डाटा था यहाँ पे, 2003 के अंत तक जो डाटा यहाँ पे है लिया गया है कि जो हमारा कोयला है, कि पूरे विश्व में जो हमारा कोयला का भंडारण है, भंडारण तो नहीं कह सकते, यहाँ पे रिजर्व कह सकते हैं, तो पूरे देश में 9,84,453 मीट्रिक टन है पूरे विश्व में, पूरे विश्व में। तो इतना जो मीट्रिक टन कोयला जो है पूरे विश्व में रिजर्व कोयले का है। तो देखिए रिजर्व और भंडारण में कुछ अंतर होता है, आपको बता दें भंडारण और रिजर्व में क्या अंतर होता है। भंडारण का मतलब ये हुआ कि ये चीज़ हमारे पास इस टाइम है, मतलब इतनी खदानें हैं कोयले की, जो है इतनी खदानें हैं, उससे जो है इतना कोयला हम निकाल सकते हैं। मतलब इतना जो वैल्यू दे रखा है कि इतना कोयला हमारे पास, इतनी खदानें हैं। जबकि भंडारण का मतलब ये हुआ कि खदानें तो हैं ढेर सारी, पर उनकी खोज अभी हो रही है। भंडारण का मतलब ये हुआ, भंडारण कुछ अलग चीज़ होता है, जबकि रिजर्व क्या होता है कि जो वैल्यू इस टाइम है वो हमारा क्या है, रिजर्व है। और भंडारण हमारा अलग चीज़ होता है। भंडारण का मतलब ये हुआ कि अगर हम मान लें कि हमारे भारत देश में कहीं पे हमने पाया कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे उतना है, कि मतलब ये चीज़ इतना कोयला जो है उत्तर प्रदेश में इतना है, या फिर अदर राष्ट्र की हम बात कर लें कि कोयला जो है यहाँ पे इतना मिल सकता है, यहाँ पे इतना मिल सकता है, मतलब यहाँ पे उसकी अभी खोज नहीं हुई। भंडारण का मतलब वहाँ पे हो सकता है, जबकि रिजर्व का मतलब है कि ये चीज़ है, ये चीज़ क्या है। तो रिजर्व और भंडारण में ये अंतर होता है। बाकी अभी आपको बताएंगे क्या कैसे होता है। तो कोयला जो हमारे पूरे विश्व की बात करें तो इतना 9,84,453
453 मीट्रिक टन कोयला पूरे विश्व में है। अब हम देखते हैं कि किस किस देश के पास कितना कितना परसेंट कोयला यहाँ पे है। तो देखिए जो हमारा अमेरिका देश है, जो देश अमेरिका है, उसके पास जो कोयले का जो भंडारण है, उसके पास जो कोयले का रिजर्व है, तो उसके पास जो कोयले का रिजर्व है दोस्तों कितना है, 25.4%। यानी कि ये जो पूरा कोयला है 9,84,453 मीट्रिक टन, 25.4% भंडारण कोयले का जो रिजर्व है अमेरिका के पास है। रूस के पास देखिए 15.9% रिजर्व रूस के पास है इतने कोयले का। चीन के पास 11.6% है, जबकि हमारा सबसे प्यारा देश यानी कि भारत के पास 9% कोयले का रिजर्व है। इतने कोयले का 9% रिजर्व भारत के पास है। तो देखिए एक जो है यहाँ वैज्ञानिकों ने एक शोध भी कर रखा है कि हमारे पास जो भारत देश में कोयला है वो 2050 तक क्या हो जाएगा, हमारा जो कोयला यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपकी बुक में डाटा दे रखा है, तो आप देख सकते हैं उसमें कि कोयले का जो यहाँ पे भंडारण है 2050 नहीं, शायद कुछ ऐसे ही दे रखा है, लगभग क्लियर नहीं बता सकते, आप बुक से देख लीजिएगा। तो ये जो हमारे कोयले का भंडारण है कुछ इस प्रकार से है। तो आप देख सकते हैं कि कोयले को किस प्रकार से जो भी हमारा मतलब कोयला हुआ है फिर और ईंधन हुआ, किस प्रकार से हमें उसका भंडारण करना चाहिए, उसको हमें सेव करना चाहिए, रिजर्व हमें करना चाहिए कितना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9% इसके पास है, इतना इसके पास, इतना इसके पास, तो इतना इसके पास। तो इतने देश थे जो हमारे 4 देश थे जो गिने चुने देश माने जाते हैं, तो इनके पास इतना भंडारण था आप कोयले का। तो यही आपकी बुक में भी दे रखा है। तो ये चीज़ आप थ्योरी में भी ऐसे अपने थ्योरी के हिसाब से भी लिख सकते हैं कि पूरे विश्व में इतना कोयला पाया जाता है, जिसमें से अमेरिका के पास इतना है, रूस के पास इतना, चीन के पास इतना, भारत के पास इतना है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। और चलिए इसी प्रकार से देख लेते हैं जो आपका तेल है पूरे विश्व में कितना है। तो देखिए पूरे विश्व में अगर हम तेल के रिजर्व की बात करें तो 1147 बिलियन बैरल। तो देखिए तेल को बैरल में मापते हैं, तो पूरे देश में 1100, पूरे विश्व में क्या है 1147 बिलियन बैरल तेल पूरे विश्व में मौजूद है। और देखिए सऊदी अरबिया में सबसे ज़्यादा रिजर्व जो है सऊदी अरबिया देश के पास है। तेल का जो रिजर्व है सबसे ज़्यादा किसके पास है, सऊदी अरेबिया देश के पास 23% है। बाकी और जो देश आते हैं उसके बाद है। तो इसमें सऊदी अरबिया मेन था, तो उसी को हमने बता दिया। और देखिए जो गैस है यहाँ पे हम बात कर लें, गैस देखिए 176 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर पूरे विश्व में पाई जाती है। पूरे विश्व की ये बात की गई यहाँ पे, पूरे विश्व की यहाँ पे जो बात की गई है गैस की, पूरे विश्व की बात की गई है कि पूरे विश्व में जो गैस जो रिजर्व है कितना है, 176 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर। तो आशा करते हैं जो ग्लोबल फ्यूल रिजर्व था आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारण देश। तो देखिए हमने बताया कि भंडारण अलग चीज़ है, रिजर्व अलग चीज़ है। तो भंडारण देश क्या क्या यहाँ पे है, तेल हमने यहाँ पे देखिए ऑयल की बात की है। तो ऑयल में सबसे पहले देखिए वेनेजुएला आता है, एक देश है, दूसरा सऊदी अरब है। तो अभी देखिए रिजर्व में आपने सऊदी अरब को देखा, यहाँ पे देखिए रिजर्व में पूरे विश्व में जो तेल का रिजर्व है सऊदी अरब के पास है। जबकि यहाँ पे जो अगर हम भंडारण की बात करें तो वेनेजुएला एक देश है, उसके पास भंडारण सबसे ज़्यादा तेल का इसके पास है। तो भंडारण और रिजर्व का मतलब हमने बताया था कि जिसके पास जो मौजूद है उस टाइम डाटा, वो उसका रिजर्व कहलाएगा। और जो खोजा जा रहा है अभी, हाँ कि यहाँ पे हो सकता है ये चीज़, तो वो चीज़ भंडारण अलग चीज़ है। तो वेनेजुएला जो एक देश है उसके पास सबसे ज़्यादा तेल का भंडारण है। फिर इसके बाद सऊदी अरबिया, फिर कनाडा, फिर ईरान, इराक, कुवैत और यूएई और रूस। इसी प्रकार से हमारे 8 देश हैं। तो इस प्रकार से हमारे कुछ देश हैं जिसके पास तेल का भंडारण सबसे ज़्यादा है। और देखिए आगे का जो टॉपिक है इसमें कि जलवायु पर ऊर्जा उपयोग के प्रभाव। तो देखिए जलवायु पर ऊर्जा उपयोग के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो ये जो हमारी जो ऊर्जा होती है, जीवाश्म ऊर्जा जो होती है हमारी, जो हमारी कह सकते हैं कोयला हुआ या फिर नाभिकीय ऊर्जा हुई, और तमाम प्रकार की जो ऊर्जा होती हैं, तो उनसे जो गैसें निकलती हैं, उनसे क्या निकलती है, गैसें निकलती हैं। तो ऐसा तो है नहीं, गैसें निकलती हैं तो कुछ विषैली भी गैस निकलती हैं। तो उनका जो विषैली गैस जो होती हैं, इन ऊर्जा का यूज हम पावर प्लांट में करते हैं। और पावर प्लांट में जब करते हैं तो विषैली गैसें भी निकलती हैं कुछ। तो ये जो विषैली गैसें किस प्रकार से हमारे जलवायु पर
हमारे जो पर्यावरण पर प्रभाव डालती है, उस चीज़ को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए जलवायु पर ऊर्जा उपयोग के प्रभाव। तो देखिए यहाँ पे ऊर्जा उपयोग का प्रभाव अच्छी गैस तो डालेगी नहीं, तो हमारी जो खराब गैस होगी यानी कि विषैली गैस होगी, वही जो होगी ऊर्जा प्रभाव जलवायु पर प्रभाव डालेगी। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ इस प्रकार समझा रखा है कि जो दग्ध गैसें यानी कि विषैली गैसें होती हैं, जैसे कि हमारी नाइट्रस ऑक्साइड हुई, सल्फर ऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस। तो ये कुछ हमारी विषैली गैसें हैं। यहाँ पे एक्स का मतलब ये हुआ 1 2 3 से मतलब है, नंबर से मतलब है यहाँ पे एक्स का। तो देखिए ये जो सब सारी जो गैसें होती हैं, तो इनका क्या प्रभाव होता है। तो देखिए जब ये क्या होता है कि जो गैसें होती हैं, ये जब वाष्प से या फिर जलवाष्प से क्रिया करती हैं, सब सारी जो गैसें होती हैं H2O से जब क्रिया करती हैं, तो क्या होता है कि ये सब सारी गैसें जो होती हैं कुछ इस प्रकार से बदल जाती हैं कि ये जो दोनों गैसें होती हैं क्या करती हैं, अम्लीय वर्षा का कारण बनती हैं। यानी कि ये जो HNO3 बन जाती हैं ये गैसें आपस में क्रिया करके, ये H2SO4 बन जाती है जल से या फिर वाष्प से क्रिया करके। तो ये जो सारी गैसें होती हैं, तो ये जो NO और SO है यानी कि HNO3 और H2SO4 जो अम्ल बना रहा है, ये क्या करता है, अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। और अम्लीय वर्षा के बारे में आपको पता होगा कि एसिड रेन जो होता है, अम्लीय वर्षा जो होती है क्या होती है, तो उससे क्या होता है कि तमाम प्रकार की जो जलवायु पर परिवर्तन होते हैं कि जो होते हैं पेड़ जो होते हैं समय से पहले ही सूख जाते हैं। और हम बात कर लें तो तालाब की जो मछलियाँ होती हैं जो होती हैं वो भी मरने लगती हैं। तो ये सब प्रभाव इनका प्रभाव जो होता है पर्यावरण पर कुछ इस प्रकार से पड़ता है। तो अभी आने वाले वीडियो में इसी में मतलब बताएंगे आपको सारी चीज़ें। और देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब सारी जो गैसें होती हैं ये भी ग्रीन हाउस प्रभाव को जो है इफेक्ट करती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हमारी जो होती है जनरेट होती है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिनको अब आने वाली वीडियो में मतलब इसी में ही देखने वाले हैं। जो टॉपिक हमारा है, देखिए टॉपिक जो हमारा है भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। तो पहले ग्लोबल वार्मिंग को हम देख लेते हैं क्या चीज़ होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यानी कि CO2 की मात्रा बढ़ने और हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हमारी पृथ्वी का तापक्रम बढ़ता जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार अगली सदी में पृथ्वी का तापक्रम कई डिग्री बढ़ जाएगा, जिसके फलस्वरूप जगह जगह बर्फ़ पिघलने लगेगी और इसके पानी से समुद्र का पानी फैलने लगेगा। इससे समुद्र तटीय नगर पानी में डूब जाएंगे। ध्रुव प्रदेशों पर बर्फ़ की टोपी गलने लगेगी, जिससे पृथ्वी के गर्म होने से अनेक स्थान रहने लायक नहीं रह जाएंगे। नई नई बीमारियां उत्पन्न होंगी। अस्तु मानव को इस प्रकार की क्रियाएं रोकनी चाहिए जिनसे तापक्रम में वृद्धि हो। ऐसी क्रियाएं की जानी चाहिए जिनसे तापक्रम घटे। इसके अलावा वनों का प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि इसके द्वारा क्या होता है कि जो बर्फ़ होती है, हिमालय की जो बर्फ़ होती है वो क्या होती है, पिघलने लगती है। जिससे क्या होगा जब बर्फ़ पिघलेगी तो पानी का लेवल बढ़ेगा, तो पानी का लेवल बढ़ेगा, बाढ़ आएगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी। और देखिए जब तापमान बढ़ेगा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिससे जो मानव जाति है, जो लिविंग चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनको जो है बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो यही हमारी ग्रीन हाउस क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग है चीज़ें। और देखिए इसका इफ़ेक्ट किस प्रकार से हमारे जो पर्यावरण पर किस प्रकार से पड़ता है। तो देखिए भूमंडलीय तापन के प्रभाव यानी कि इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो भूमंडलीय तापक्रम बढ़ने के मुख्य प्रभाव निम्नलिखित हैं कि जो हमारा भूमंडलीय तापक्रम बढ़ता है उसके प्रभाव क्या क्या हैं। मौसम और जलवायु पर प्रभाव। देखिए मौसम और जलवायु पर भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 20वीं शताब्दी में भूमंडल के औसत तापमान में लगभग 0.6 डिग्री की वृद्धि हुई। पृथ्वी का औसत तापमान वर्ष 2021 तक वर्ष 1990 के तापमान से 1.4 डिग्री सेल्सियस से 5.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। तो देखिए कितना ज़्यादा फर्क दिख रहा है यहाँ पे कि 2021 तक 2000 कितने तक 21 तक सॉरी 2100 तक वर्ष 1990 के तापमान से 1.4 डिग्री सेल्सियस से 5.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। और तापमान में वृद्धि के कारण बारिश के
रुख में भी बहुत परिवर्तन दृष्टिगोचर होंगे। निचले अक्षांशों पर सर्दियों की बारिश कम हो सकती है। इसके साथ साथ चरम स्थितियों जैसे कि सूखा, बाढ़ इत्यादि की आवृत्ति काफ़ी बढ़ जाने का अनुमान है। और देखिए, जलवायु परिवर्तन होने से मानव के स्वास्थ्य के लिए भी खतरे बढ़ जाएंगे, क्योंकि रोग वाहकों और जल जनित रोगाणुओं इत्यादि के विस्तार में परिवर्तन दृष्टिगोचर हो जाएंगे। तो देखिए कितना प्रभाव है हमारा ग्लोबल वार्मिंग का मौसम और जलवायु पर, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। और देख लेते हैं किस प्रकार का प्रभाव ये डाल सकता है। देखिए, समुद्र तल पर परिवर्तन, तो हमने बताया कि जब बर्फ़ पिघलेगी तो जो है समुद्र का लेवल भी स्तर बढ़ेगा। तो देखिए, 20वीं शताब्दी में समुद्र तल प्रति वर्ष 1.2 mm बढ़ रहा है। यह अनुमान लगाया जाता है कि वर्ष 2100 तक विश्व औसत समुद्र तल 1990 के स्तर से 0.88 मीटर ऊपर हो जाएगा। समुद्र तल के ऊंचे होने से मानव बस्तियां, पर्यटन, ताजे जल की आपूर्ति, खुले मैदानों, मछली पालन, कृषि तथा शुष्क व आर्द्र प्रदेशों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। समुद्र तल में 0.5 मीटर की वृद्धि से भी मानव जनसंख्या प्रभावित हो जाएगी, जिसका 1/3 भाग समुद्र तट से 60 किलोमीटर के घेरे में रहता है। तो देखिए, समुद्र तल का जब लेवल बढ़ जाएगा तो तमाम तरीके की परेशानियां आ सकती हैं, बाढ़ आएंगे, तमाम चीज़ें होंगी। तो इससे क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा मानव जाति का। तो ग्लोबल वार्मिंग से हमें बचना चाहिए, कितना आप देख ही सकते हैं। और देखिए, प्रजाति वितरण के विस्तार पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ रेंज ऑफ स्पेसीज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देख सकते हैं कि भूमंडल या पृथ्वी के तापमान के बढ़ने से तापमान विस्तार में परिवर्तन संभावित है, और इसीलिए यह जीवों के अक्षांशीय तथा देशांतरी वितरण पैटर्न को प्रभावित करेगा। और कई प्रजातियों तो ऐसी हैं जो तापमान वृद्धि को सहन नहीं कर सकेंगी और लुप्त हो जाएंगी। तो देखिए, जब तापमान बढ़ेगा तो ऐसी बहुत सी प्रजातियां हैं जो तापमान को सहन नहीं कर पाएंगी और वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी। तो और देखिए, एक जो और प्रभाव है कि भोजन उत्पादन पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन फूड प्रोडक्शन। तो भूमंडलीय तापमान के बढ़ने से भोजन उत्पादन में कमी आ जाएगी, क्योंकि शोषण की दर में वृद्धि हो जाएगी और पादप रोग, पीड़क जीव इत्यादि की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। और देखिए, दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रति 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि से चावल के उत्पादन में 5% की कमी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि उत्पादन में भी कितना गहरा प्रभाव हो रहा है। और देखिए कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए, देखिए यहाँ पे उसके उत्सर्जन कम करने के लिए भी कुछ उपाय दे रखे हैं कि ईंधनों के प्रयोग को कम करना, वनस्पति आच्छादन में वृद्धि करना, नाइट्रोजन उर्वरकों के उपयोग को कम करना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विकल्पों को विकसित करना इत्यादि भूमंडलीय तापमान को बढ़ाने से रोकने के कुछ प्रभावी उपाय हैं। तो देखिए, हम तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं, यानी एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे ईंधनों के प्रयोग को हमें कम से कम करना पड़ेगा। और किस प्रकार के ईंधन की हम बात करें तो जो हमारा नवकीय ईंधन हुआ, कोयला हुआ या फिर डीजल हुआ, तो इन सब के प्रयोग को हमें कम से कम करना पड़ेगा। तभी जो है हम ग्रीन हाउस प्रभाव से बच सकते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग से हम बच सकते हैं। जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जा रहा है, उससे क्या हो सकते हैं, हम बच सकते हैं। तो आपने कुछ इस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग को समझा कि क्या थी ग्लोबल वार्मिंग और इसके जो क्या प्रभाव थे और किस प्रकार से बचा जा सकता है, वो आपने देखा। तो चलिए देखते हैं अब ग्रीन हाउस प्रभाव क्या था, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी बुक में दे रखा है और आपसे एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए इस चीज़ों पर। तो देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि पृथ्वी के विभिन्न गैसें, पृथ्वी के ऊपर विभिन्न गैसें जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नमी तथा अन्य पार्टिकल पदार्थों की एक निश्चित मात्रा का आवरण, जिसे इस भूमंडल पर समस्त जीवधारी जीवन यापन करते हैं। और परंतु अत्यधिक औद्योगिकरण, तो देखिए ये चीज़ बताया गया है कि वायुमंडल के ऊपर एक परत है जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है कि परंतु अत्यधिक औद्योगिकरण और वाहनों के चलन चालन से मुक्त गैसें एवं अन्य अवयव, डिफॉरेस्टेशन से भी और विविध कारकों में वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें समायोजित हो जाती हैं जो सूर्य से आने वाले विकिरण की ऊर्जा को पृथ्वी पर आने देती हैं, परंतु पृथ्वी से परावर्तित इन किरणों को वापस नहीं भेजती। तो देखिए, जो सूर्य है, यहाँ से किरणें, अभी आपको फिगर के माध्यम से समझा दे रहे हैं कि सूर्य से किरणें तो आती हैं पर क्या होती हैं, वापस नहीं जा पाती हैं। तो इस प्रकार सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर आकर ट्रोपोस्फियर क्षेत्र में ही रह जाती हैं। और देखिए क्या होता है कि परिणाम स्वरूप जीवमंडल के ट्रोपोस्फियर क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं।
अब देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव आपको समझ में आ गया होगा। और देख लेते हैं क्या चीज़ है एक उदाहरण के माध्यम से कि यदि एक कार को धूप में उसकी खिड़की व शीशे बंद करके खड़ा कर दिया जाए तो कार के अंदर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार अगर एक ऊष्मा के कुचालक से बने बक्से की ऊपरी सतह पर कांच की शीट लगाकर खुली धूप में रख दिया जाए तो सूर्य की किरणों की परत शीट को भेदकर बक्से के अंदर का ताप बढ़ा देती है, क्योंकि बक्से के अंदर से परावर्तित ऊर्जा कांच की शीट से पार नहीं हो पाती है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि आपको एक कार में बैठा दिया जाए और सारी चीज़ बंद कर दिया जाए और यहाँ से क्या हो, इस कार को धूप में खड़ा कर दिया जाए तो क्या क्या होगा कि जो ऊष्मा होगी अंदर जा कर के इकट्ठा होगी। और जब ऊष्मा इकट्ठा होगी तो आप कितना आपने कभी कभी कार में बैठ करके धूप में देखा भी होगा कि कितनी गर्मी महसूस होती है, तो उस चीज़ को आपने देखा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब यही चीज़ हमारी पृथ्वी के साथ होगा तो किस प्रकार से होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने एक फिगर बना रखा है कि 1 मिनट। हाँ यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए सन है हमारा, क्या है यहाँ पे, ये हमारा सूर्य है। अब सूर्य से किरणें कुछ आ रही हैं और देखिए यहाँ पे वायुमंडल पे ट्रोपो यहाँ पे इस वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे वायुमंडल का ऊपर वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड और सारी गैसें हैं, मीथेन, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। और देखिए इस प्रकार की कार्बन मोनोऑक्साइड है, CH3Cl3 है, वाटर वेपर है। तो ये सारी यहाँ पे परत इस प्रकार से बनी होती है। और क्या होता है कि जब यहाँ पे क्या होता है कि जब औद्योगिकरण से ये चीज़ जो है क्या होता है कि यहाँ पे जब हम औद्योगिकरण से, क्योंकि हम यहाँ पे ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऊर्जा का जो यूज होता है हमारा तमाम जगह पे होता है। और देखिए कुछ इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि जो गाड़ियों का चालन हो रहा है उससे भी कुछ गैसें निकलती हैं। तो इस जो सारी गैसें होती हैं क्या होती हैं कि इस वायुमंडल को और जो है मजबूत बना देती हैं, इस वाले वायुमंडल को, ये जो है। तो जब ये वायुमंडल मजबूत हो जाता है तो यहाँ पे जो सूर्य की किरणें होती हैं ये जो आती हैं यहाँ पे, फिर क्या होता है, यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, फिर ये जब यहाँ पे हमारे जो ट्रोपोस्फियर क्षेत्र है जब उस क्षेत्र में आता है सारी यहाँ पे जो किरणें होती हैं, जो किरणें यहाँ पे जो होती हैं सूर्य की, जब इसको भेदते हुए यहाँ पे आती हैं अंदर में, तो ट्रोपोस्फियर क्षेत्र में जब आती हैं तो क्या होता है कि ये वापस नहीं जा पाती हैं, क्योंकि ये जो परत है बहुत ही मोटी हो जाती है, तो वापस नहीं जा पाती हैं। तो फिर यही चीज़ यहाँ पे रह जाती हैं, तो वही चीज़ जो होता है कि इसके तापमान को बढ़ा देती हैं। और ये हमारा क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है, जो कि हमने यहाँ पे थ्योरिकल माध्यम में समझाया था। तो आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो इसके लास्ट टॉपिक को देखते हैं, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। तो देखिए एसिड रेन क्या है, तो देखिए एसिड रेन हमने बताया कि जो हमारा NOx होता है या फिर SOx होता है, जब ये वाष्प से क्रिया करता है, वाष्प मतलब जल से, या फिर वाष्प भी कह सकते हैं क्योंकि वाष्प जो होता है जल का ही बना होता है। तो जब ये क्रिया करती हैं तो HNO3 बनाती हैं और ये H2SO4 बनाती हैं। तो जब ये चीज़ बनाती हैं यहाँ पे, तो ये देखिए एक अम्ल ही तो है, तो अम्ल बनाती हैं। तो यही चीज़ क्या होता है कि ये जब ये बना लेती हैं तो इनका जो वर्षा होती है अम्लीय रूप में होती है। तो जब ये जल बनाती हैं तो अम्लीय वर्षा के रूप में ये जो होती हैं बारिश करती हैं। तो जहाँ भी ये बरसती हैं उस स्थान पर क्या होता है, अगर वहाँ पे पेड़ है तो पेड़ सूख जाता है और चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारे नुकसान होते हैं जो कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे। देखिए अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण का एक प्रमुख प्रभाव है। विभिन्न उत्पादन क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैसें वायुमंडल जलवाष्प से मिलकर रासायनिक अभिक्रियाएं करके कार्बोनिल अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती हैं। तो ये चीज़ हमने बताया कि जो गैसें होती हैं, जो हमारी हम जो क्या कहते हैं ईंधन यूज करते हैं, जैसे कि हमारा कोयला हुआ है फिर और कोई ईंधन हुआ, उसको जब हम यूज करते हैं तो उससे जो गैसें निकलती हैं विषैली, नाइट्रस ऑक्साइड हुई, सल्फर डाइऑक्साइड, तो सारी चीज़ें जब निकलती हैं तो जब ये जल वाष्प से क्रिया करती हैं तो कार्बोनिल अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती हैं। तो क्या होता है कि वर्षा के समय ये अम्ल द्रव का रूप धारण कर पृथ्वी पर बरसते हैं। जिन क्षेत्रों में यह गैसें अधिक होती हैं उन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में अम्ल बनते हैं। शुद्ध जल ना तो क्षारीय होता है, आपको पता है, ना ही अम्लीय होता है। उसका pH मान 7 होता है। जैसे जैसे pH मान कम होता जाता है वैसे वैसे अम्लीयता में वृद्धि होती जाती है। आपको पता है कि जब pH मान 7 से कम होगा तो अम्लीयता बढ़ेगी उस पदार्थ की। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। यदि वायुमंडलीय जल ओस के रूप में पड़ता है तो अम्लीयता अत्यधिक होती है।
और देखिए अम्लीय ओस्क अम्ल विक्षेपण कहा जाता है। और अम्ल विक्षेपण अम्ल वर्षा से अधिक हानिकारक होता है। यदि वर्षा हल्की होती है तो वर्षा जल की अम्लता अधिक होती है। अब देखिए प्रथम वर्षा में अम्लता अधिक होती है। अम्लीय वर्षा का पौधों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसमें कोमल पत्तियों में छिद्र तक हो जाते हैं। मृदा के अंदर अम्लीयता की वृद्धि होती है। इससे मृदा की उर्वरता पर प्रभाव पड़ता है। मृदा अम्लीय हो जाती है। तो ये कुछ हमारे अम्लीय वर्षा के कुछ प्रभाव हैं, यहाँ पे देखने को आपको दिख रहा होगा। और देखिए विश्व में कुछ औद्योगिक क्षेत्रों के वन अम्लीय वर्षा के कारण ही सूखते जा रहे हैं। तो देखिए औद्योगिक क्षेत्रों में जो वन हैं अम्लीय वर्षा के कारण ही सूखते जा रहे हैं। इसके कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे कुछ पोषक तत्व मृदा में कम होते जा रहे हैं। ये पोषक तत्व मृदा से निकलकर वर्षा के पानी के बहाव के द्वारा नदी और झीलों में पहुँच कर वहाँ के वनस्पति कवक शैवाल को हानि पहुँचाते हैं। एल्युमिनियम के कारण क्या होता है, अम्लीय वर्षा में एल्युमिनियम के कारण क्या होता है कि मछलियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वे दम घुटने के कारण मर जाती हैं। जलीय जीवों पर निर्भर पक्षी भी उच्च अम्लीय के कारण एल्युमिनियम के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो अम्लीय वर्षा का आपने देखा कि कितना बड़ा यहाँ पे प्रभाव दिख रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी फैक्ट्री वैक्ट्री का निर्माण होता है तो गांव या फिर आबादी से क्या होता है दूर ही करना चाहिए फैक्ट्री का निर्माण। तो यही एक वजह है। और देखिए और कोई बहुत सारी वजह नहीं होती, क्योंकि देखिए हमारा प्रदूषण कितना, पर्यावरण कितना ज़्यादा प्रदूषित होता है, आपने इसको देखा। और देखिए यहाँ पे हमारा जो ये जो फर्स्ट चैप्टर था आपका, वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है एनर्जी सोर्सेज का। और इसमें कुछ टॉपिक, शायद एक टॉपिक रह गया है कि जो हमारा भारत देश है उसमें फ्यूल रिजर्व कितना है, इंडिया में फ्यूल रिजर्व। तो उस चीज़ को हम आने वाले वीडियो में बता देंगे आपको। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी रही तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।